हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्ज़ाम क्विज़र में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम 1 जुलाई से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्ज़ाम्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। और वीडियो के अंत में हम आपसे एक क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो इसकी PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और दोस्तों, ये जो उत्तर प्रदेश डेली करंट अफेयर का वीडियो है ये यूपी के सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जैसे यूपी PSC है, RO ARO है, उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती है और यूपी का जो पैट का एग्ज़ाम होने वाला है और इसके साथ ही जो लेखपाल है वीडियो है, यानी यूपी के जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं सभी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को जो है रेगुलर जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, 2020 और 21 के कुछ अवार्ड हैं, उसका एक बार रिवाइज करेंगे। तो एबेल पुरस्कार जो कि गणित के क्षेत्र में दिया जाता है, 2022 का किसे दिया गया तो ध्यान रखेंगे डेनिस सुलिवन को जो कि अमेरिका के हैं। 2021 का किसे दिया गया तो लासजेलो लोवास को जो कि हंगरी के हैं। अगला अवार्ड है मिस यूनिवर्स 2021, तो ये हरनाज कौर संधू को मिला। मिस वर्ल्ड 2021 ये किसे दिया गया तो कैरोलिना विलावस्का को। प्रितिजर पुरस्कार 2022 फ्रांसिस केरो को दिया गया। और दोस्तों, जो प्रितिजर पुरस्कार है ये वास्तुकला के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला पुरस्कार है दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2022। इसमें जो बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है वो रणवीर सिंह को मिला है फिल्म 83 के लिए। और बेस्ट एक्ट्रेस का जो अवार्ड मिला है वो मिला है कृति सेनन को मिमी के लिए। फिल्म ऑफ द ईयर कौन सी रही तो ध्यान रखेंगे पुष्पा द राइज, ये फिल्म ऑफ द ईयर रही। अगला अवार्ड ध्यान रखेंगे इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार। इसकी अगर बात करें तो 2022 का जो इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार है वो किसे दिया गया तो गीतांजलि श्री को दिया गया। और दोस्तों, ये उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं गीतांजलि श्री। और कौन सा उपन्यास है तो टॉम ऑफ सेंड, इसके लिए इन्हें जो है ये दिया गया है। अगला है 2021 का, ये किसे दिया गया तो डेविड डियूब को। किस पुस्तक के लिए तो एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक, इसके लिए। 2020 का किसे दिया गया तो मार्के लुकास रिजनेवेल्ड। और किस उपन्यास के लिए तो डिस्कम्फोर्ट ऑफ इवनिंग के लिए जो है 2020 का इन्हें दिया गया है। ठीक है, तीनों नाम ध्यान रखेंगे। कई बार क्या होता है कि पीछे का पूछ लिया जाता है, जैसे 2021 या 2020 का भी पूछा जा सकता है। अगला है बुकर पुरस्कार। बुकर पुरस्कार की अगर बात करें तो 2021 का दिया गया है डेमन गलगुट को द प्रॉमिस के लिए। 2020 का दिया गया है डगलस स्टुअर्ट को सगी बेन के लिए। साहित्य अकादमी पुरस्कार की बात की जाए तो 2021 में जो हिंदी का साहित्य अकादमी पुरस्कार है वो दया प्रकाश सिन्हा को सम्राट अशोक के लिए। और अंग्रेजी की बात करें तो नमिता गोखले को थिंग्स टू लीव बिहाइंड के लिए। ठीक है, ये पुरस्कार अच्छे से याद रखेंगे। ज्ञानपीठ पुरस्कार की अगर बात करें तो 57वां जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है 2022 का ये दामोदर मौर्य को दिया गया। 56वां ये दिया गया है नीलमणि फुकन को 2021 का। सरस्वती सम्मान की अगर बात करें तो 31वां जो सरस्वती सम्मान है 2021 का ये रामदरस मिश्रा को दिया गया मैं तो यहाँ हूँ के लिए। और 30वां 2020 का जो है शरण कुमार लिम्बाले को दिया गया सनातन के लिए। व्यास सम्मान की बात की जाए तो ध्यान रखेंगे 31वां जो व्यास सम्मान है 2021 का वो असगर वजाहत को मिला महाबली के लिए। और जो 30वां व्यास सम्मान है 2020 का वो शरद पगारे को दिया गया पाटलिपुत्र की साम्राज्ञी के लिए। तो दोस्तों, ये जो कुछ अवार्ड हैं 2020 और 21 से रिलेटेड ये आपको अच्छे से ध्यान रखने हैं। यहाँ से जो है कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो सभी आपको अच्छे तरीके से याद रखने हैं। चलिए अब शुरू करते हैं। दोस्तों, यूपी लेखपाल के लिए अगर आपको ग्रामीण प्रवेश की ई बुक डाउनलोड करनी है तो इसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप इस ई बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम कल के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। कल का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने डाटा सेंटर नीति के तहत कितने निवेश प्रस्तावों को मंजूरी दी है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 4 निवेश प्रस्तावों को। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार ने पर ड्रॉप मोर क्रॉप योजना को किस वर्ष तक वित्त वर्ष तक के लिए मंजूरी दे दी है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, वित्त वर्ष 2026-27 तक के लिए। दोस्तों, उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की लास्ट 1 ईयर की यानी साल 2021 की अगर आपको PDF ई बुक डाउनलोड करनी है तो इसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप इस PDF ई बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर आपको उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की लास्ट 6 मंथ की PDF ई बुक डाउनलोड करनी है यानी नवंबर 2021 से अप्रैल 2022 तक की, तो इसकी लिंक भी आपको जो है
वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और दोस्तों अगर इसे डाउनलोड करने में कोई प्रॉब्लम होती है तो साइट पर आपको व्हाट्सएप नंबर और ईमेल मिल जाएगा जिस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में कहाँ पर हवाई जहाज़ों के रखरखाव के लिए पहला हब बनाया जाएगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, नोएडा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन भारतीय शूटर और टोक्यो पैरा ओलंपिक चैंपियन विश्व की नंबर 1 शूटर बनी? तो जो है अवनी लेखरा इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वन हेल्थ पायलट पहल का शुभारंभ कहाँ पर किया गया? तो इसका जो करेक्ट आंसर है तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, बेंगलुरु। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंपनी ने ग्लोबल एयरवर्स बेस्ट ड्रोन ऑर्गेनाइजेशन अवार्ड जीता? तो ये जीता है आईजी ड्रोन ने, जो कि दिल्ली की एक ड्रोन कंपनी है। अगला क्वेश्चन है, यूरोपीय संघ की कार्यकारी शाखा यूरोपीय आयोग ने किस साल तक पूरे यूरोप में कीटनाशकों के उपयोग को आधा करने के लिए एक मसौदा कानून का प्रस्ताव रखा? तो 2030 तक जो है यूरोपीय संघ ने ऐसा क्या रखा है, एक कानून रखा है, प्रस्ताव रखा है कि पूरे यूरोप में जो कीटनाशक हैं इनको उपयोग को आधा कर दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय पूर्व हॉकी खिलाड़ी और ओलंपिक पदक विजेता का 75 वर्ष की आयु में निधन हो गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, वीरेंद्र सिंह का। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन हाल ही में इंडियन स्पोर्ट्स फैन अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया? तो मनु शर्मा इसका जो है करेक्ट आंसर होगा। तो दोस्तों ये थे कल के क्वेश्चंस जिसका हमने रिवीजन किया। अब हम शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने रामनगरी अयोध्या में सरयू नदी के तट पर कितने रुपए की लागत से सरयू रिवर फ्रंट बनाने का जो है निर्णय लिया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 300 करोड़ रुपए से। 29 जून 2022 को उत्तर प्रदेश सरकार ने रामनगरी अयोध्या में सरयू नदी के तट पर 2 किलोमीटर लंबा सरयू रिवर फ्रंट बनाने का जो है निर्णय लिया। राम की पैड़ी के सौंदर्यीकरण के बाद सरयू किनारे अयोध्या की सरयू रिवर फ्रंट सबसे बड़ी परियोजना है। इस परियोजना पर 300 करोड़ रुपए से अधिक खर्च होने का अनुमान है। इसमें सबसे पहले बीच के जो कच्चे घाट थे उन्हें 39 करोड़ रुपए की लागत से पक्का किया जा रहा है। यानी दोस्तों ध्यान रखेंगे कि अयोध्या में सरयू रिवर फ्रंट का जो है बनाने का निर्णय लिया है। और इसकी अगर लागत की बात की जाए तो कितनी है, तो इस योजना की जो लागत है वो 300 करोड़ रुपए से भी अधिक होने का अनुमान है। तो ध्यान रखेंगे कि अयोध्या में जो है सरयू नदी के तट पर 2 किलोमीटर लंबा सरयू रिवर फ्रंट जो है बनाया जाएगा, ये परियोजना है। और इसकी लागत कितनी है, तो 300 करोड़ रुपए से अधिक इसकी लागत है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार द्वारा भारत नेपाल मैत्री हब का विकास किया जाएगा? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी से नेपाल जाने वाले सभी मार्गों पर मैत्री हब विकसित करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही कहा कि अंतर्राज्यीय सीमा पर भव्य द्वार भी बनाए जाएं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश से नेपाल जाने वाले लुम्बिनी, नौगढ़, बांसी, सिद्धार्थनगर, सोनाली, नेतनवा, गोरखपुर और बाराबंकी, बहराइच, नानपारा, रूप ईडीहा मार्गों पर भारत नेपाली मैत्री हब विकसित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि इसके तहत भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 1.1 किलोमीटर के अंदर करीब 100 एकड़ भूमि में चिकित्सा, शिक्षा, मंडी, पर्यटन, शॉपिंग मॉल और बस अड्डे जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे कि उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उन्होंने ऐसे निर्देश दिए हैं कि यूपी से नेपाल जाने वाले सभी मार्गों पर जो है मैत्री हब विकसित किए जाएं और इसके साथ ही अंतर्राज्यीय सीमा पर जो है भव्य द्वार भी बनाए जाएं। और यहाँ पर जो मार्ग हैं, भारत नेपाल जाने वाले मार्ग हैं, ये यहाँ पर कुछ दिए गए हैं, जैसे लुम्बिनी, नौगढ़, बांसी, सिद्धार्थनगर है। इसके साथ ही ये सारे यहाँ पर जो है मार्ग दिए गए हैं। तो यहाँ पर जो है क्या किया जाएगा, मैत्री हब विकसित करने के निर्देश दिए गए हैं। यानी यहाँ पर जो है 1.1 किलोमीटर सीमा के अंदर जो है 100 एकड़ भूमि में चिकित्सा की व्यवस्था रहेगी, शिक्षा, मंडी, पर्यटन, शॉपिंग मॉल और बस अड्डे जैसी बुनियादी सुविधाएं जो है यहाँ पर उपलब्ध कराई जाएंगी। तो ध्यान रखेंगे उत्तर प्रदेश और नेपाल जाने वाले सभी मार्गों पर।
अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पौधरोपण अभियान में पारदर्शिता लाने के लिए किस मोबाइल ऐप का प्रयोग किया जाएगा? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, हरितमा ऐप। इस बार भी मुख्यमंत्री ने मानसून सीजन में 35 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है। प्रदेश के 26 विभाग जो है 22.6 करोड़ व वन विभाग 12.4 करोड़ पौधे लगाएगा। आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने पर प्रत्येक ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, नगर पालिका व नगर निगम चयनित स्थलों पर अमृत वन स्थापित कर फोटो के साथ रियल टाइम जियो टैग करेंगे। वन विभाग के आईटी सेल ने जियो टैग करने के लिए हरितमा मोबाइल ऐप तैयार किया है। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे कि हरितमा मोबाइल ऐप जो है ये किस राज्य से संबंधित है? तो ध्यान रखेंगे उत्तर प्रदेश से संबंधित है। और इसे जो है विकसित करने का उद्देश्य क्या है? तो इसे जो है इसलिए तैयार किया गया है, इसलिए विकसित किया गया है कि जो प्रदेश भर में 35 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे तो उसकी जो है जियो टैगिंग की जाएगी इसी एप्लीकेशन के माध्यम से। ठीक, तो ध्यान रखेंगे 35 करोड़ जो पौधे हैं वो लगाने का लक्ष्य रखा गया है 2022 में। अगला क्वेश्चन है, क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट सिटीज 2023 के अनुसार दुनिया भर के छात्रों के लिए रहने के लिहाज से भारत में सर्वोच्च रैंक वाला शहर कौन सा है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, मुंबई। दोस्तों क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट सिटीज 2021 के अनुसार जो है एक रिपोर्ट जारी की गई और ऐसा बताया गया कि दुनिया भर के छात्रों के लिए रहने के लिहाज से अगर भारत में सर्वोच्च रैंक वाला शहर देखा जाए तो वो रहा है मुंबई। यानी भारत में छात्रों के लिए रहने के लिहाज से जो सर्वोच्च रैंक वाला शहर है वो कौन सा है? मुंबई है। मुंबई की जो ग्लोबल रैंकिंग है यानी वैश्विक स्तर पर वो 103 है, बेंगलुरु की 114वीं है और चेन्नई की 125वीं है और दिल्ली की 129वीं है। ठीक, ये ध्यान रखेंगे। अब दोस्तों अगर दुनिया भर में देखा जाए कि छात्रों के रहने के लिहाज से सर्वश्रेष्ठ शहर कौन सा है तो वो है लंदन। ठीक, ध्यान रखेंगे दुनिया भर में छात्रों के रहने के लिहाज से जो सर्वश्रेष्ठ शहर रहा वो लंदन रहा। क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट सिटीज जो रैंकिंग है वो छात्रों को उनके अध्ययन निर्णयों के लिए रेलेवेंट फैक्टर्स की एक सीरीज के बारे में स्वतंत्र डेटा देती है जिसमें छात्रों की सामर्थ्य, जीवन की गुणवत्ता, विश्वविद्यालय का मानक और उस डेस्टिनेशन में अध्ययन करने वाले पिछले छात्रों के विचार शामिल हैं। तो ध्यान रखेंगे कि अभी जो है क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट सिटीज़ 2023 के जो है आधार पर एक रिपोर्ट जारी की गई और उसमें ये बताया गया कि रहने के लिहाज से, छात्रों के रहने के लिहाज से जो भारत में सर्वोच्च रैंक वाला शहर है वो है मुंबई और दुनिया भर की बात अगर की जाए तो दुनिया भर में छात्रों के रहने के लिहाज से सर्वश्रेष्ठ शहर रहा लंदन। ठीक, तो दोनों शहरों के नाम यहाँ पर याद रखेंगे। अगर आपसे वैश्विक स्तर पर पूछा जाए दुनिया भर में तो लंदन और अगर इंडिया की बात करी जाए तो मुंबई। अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले का नाम बदलकर क्या रखा गया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, संभाजी नगर। दोस्तों महाराष्ट्र में जो है राजनीतिक संकट इस समय जो है चल रहा है और इसी दौरान जो है औरंगाबाद जो जिला है वहां पर उसका नाम बदल करके संभाजी नगर कर दिया गया और उस्मानाबाद का नाम जो है धाराशिव करने को मंजूरी दी गई। ठीक, तो नाम ध्यान रखेंगे, दो जो यहाँ पर जिले हैं इनके नाम चेंज किए गए हैं। संभाजी नगर कर दिया गया है औरंगाबाद और उस्मानाबाद का नाम कर दिया गया है धाराशिव। संभाजी मराठा राजा जो छत्रपति शिवाजी थे उनके सबसे बड़े पुत्र थे और उन्हीं के नाम पर जो है इसका नाम रखा गया। औरंगाबाद को इसका नाम 17वीं शताब्दी में मिला जब मुगल सम्राट औरंगजेब इस क्षेत्र का गवर्नर था। इसका नाम संभाजी के नाम पर रखने की लंबे समय से जो पार्टी है वो मांग कर रही है। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे महाराष्ट्र में जो है दो जिले के नाम चेंज किए गए। एक तो औरंगाबाद का नाम बदल करके संभाजी नगर कर दिया गया और उस्मानाबाद का नाम जो है धाराशिव कर दिया गया है। ये मंजूरी जो है वहां पर दी गई है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है, दोनों नाम यहाँ पर आप अच्छे से याद रखेंगे। दोस्तों महाराष्ट्र की बात है तो कुछ क्वेश्चन जो है महाराष्ट्र से रिलेटेड आपको ध्यान रखनी है। जैसे पूछा जाता है कई बार अजंता और एलोरा की जो गुफाएं हैं ये कहाँ पर हैं? तो ये महाराष्ट्र में है, अजंता और एलोरा की गुफाएं। इसके साथ ही ध्यान रखेंगे स्टैचू ऑफ नॉलेज जो हाल ही में एक प्रतिमा का अनावरण किया गया था, तो ये किसकी प्रतिमा है? तो यहाँ पर जो है
स्टैचू ऑफ नॉलेज जो है ये किसकी प्रतिमा है, ये भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा है। और कहाँ पर है, तो ध्यान रखेंगे लातूर महाराष्ट्र में, लातूर महाराष्ट्र में स्टैचू ऑफ नॉलेज जो है स्थापित की गई, जो कि BR अम्बेडकर की प्रतिमा है। और एक क्वेश्चन और ध्यान रखेंगे कि देश की पहली 100% डिजिटल बस सेवा का उद्घाटन जो है कहाँ पर किया गया, तो महाराष्ट्र के मुंबई में किया गया। तो ये क्वेश्चन ध्यान रखेंगे महाराष्ट्र से रिलेटेड। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया। तो ये जो मुख्यमंत्री थे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होगा। और इन्होंने जो है हाल ही में इस्तीफा दे दिया है। उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में अपना इस्तीफा राज्य के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को राजभवन में सौंप दिया। राज्यपाल ने इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। हालांकि जो उद्धव ठाकरे हैं ये वैकल्पिक व्यवस्था होने तक मुख्यमंत्री के रूप में कार्य करने के लिए इनको जो है कहा गया है, यानी जब तक मुख्यमंत्री नहीं बन जाते हैं तब तक ये जो है मुख्यमंत्री के रूप में यहाँ पर काम करेंगे। 30 जून को होने वाले फ्लोर टेस्ट से पहले उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा दिया है। दोस्तों 30 जून को जो है फ्लोर टेस्ट होने वाला था, उसी के पहले ही जो उद्धव ठाकरे हैं उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। तो ध्यान रखेंगे कि महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री थे उद्धव ठाकरे, इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। अब दोस्तों यहाँ पर जो एक वर्ड आया है फ्लोर टेस्ट, यानी 30 जून को जो है फ्लोर टेस्ट होने वाला था और उसके पहले इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। तो फ्लोर टेस्ट का मतलब है क्या, तो दोस्तों फ्लोर टेस्ट एक ऐसा प्रस्ताव है जिसके माध्यम से ये जाना जाता है कि जो मौजूदा सरकार है उसके पास, या जो मुख्यमंत्री है उसके पास जो है पर्याप्त बहुमत है कि नहीं है। यानी ये एक विश्वास दिलाया जाता है कि जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं, जो सरकार है, उनके पास जो है पूर्ण बहुमत है या नहीं है। और जो विधानसभा है उसमें जो मुख्यमंत्री हैं उन्हें अपना बहुमत साबित करने के लिए कहा जाता है। ठीक है, तो इसी के लिए फ्लोर टेस्ट होने वाला था 30 जून को कि जो उद्धव ठाकरे हैं इनके पास पूर्ण बहुमत है या नहीं है। लेकिन इससे पहले इन्होंने जो है अपने पद से इस्तीफा दे दिया, क्योंकि इनकी पार्टी के जो कुछ विधायक थे वो जो है दूसरी पार्टी की ओर चले गए थे। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे फ्लोर टेस्ट क्या होता है, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, महाराष्ट्र से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन यहाँ पर हम देखेंगे। तो देश की पहली मेडिकल सिटी इंद्राणी मेडिसिटी जो है कहाँ पर स्थापित हुई, तो ध्यान रखेंगे पुणे महाराष्ट्र, इसका आंसर होगा पुणे महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन ध्यान रखेंगे स्टैचू ऑफ नॉलेज, तो अभी आपको बताया लातूर महाराष्ट्र में जो है स्टैचू ऑफ नॉलेज स्थापित की गई है। और किसकी है, तो BR अम्बेडकर की ये प्रतिमा है। देश की पहली वाटर टैक्सी कहाँ पर शुरू हुई, तो देश की पहली जो वाटर टैक्सी है ये मुंबई में शुरू हुई है। ध्यान रखेंगे मुंबई में शुरू हुई है देश की पहली वाटर टैक्सी। दृष्टिबाधित लोगों के लिए भारत का पहला रेडियो चैनल जो है ये कहाँ पर लॉन्च किया गया और किस नाम से लॉन्च किया गया, तो रेडियो अक्ष के नाम से लॉन्च किया गया। और कहाँ पर लॉन्च किया गया, तो वो भी ध्यान रखेंगे नागपुर महाराष्ट्र में जो है ये लॉन्च किया गया। अगला क्वेश्चन है देश की पहली 100% डिजिटल बस सेवा का उद्घाटन कहाँ पर किया गया, तो मुंबई में किया गया। ध्यान रखेंगे देश की पहली 100% डिजिटल बस सेवा का उद्घाटन। अगला क्वेश्चन है पहला अतुल्य भारत अंतर्राष्ट्रीय क्रूजर सम्मेलन जो है ये कहाँ पर हुआ, तो ये हुआ है कहाँ पे, तो ध्यान रखेंगे मुंबई में, ये भी हुआ है मुंबई में महाराष्ट्र में। खावती ऋण योजना कहाँ से संबंधित है, तो ध्यान रखेंगे महाराष्ट्र से संबंधित है खावती ऋण योजना। और माझी वसुंधरा अभियान जो है ये कहाँ से संबंधित है, तो ये भी महाराष्ट्र से ही संबंधित है, माझी वसुंधरा अभियान। ठीक, तो यहाँ से ये सारे क्वेश्चन महाराष्ट्र से रिलेटेड है, अच्छे से ध्यान रखेंगे। और दोस्तों ये क्वेश्चन और ध्यान रखना कि महाराष्ट्र का जो महाबलेश्वर का मांगर गांव है ये देश का पहला शहद वाला गांव बना है। ठीक, मांगर गांव महाराष्ट्र के महाबलेश्वर का। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य सरकार ने टी हब सुविधा शुरू की है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा तेलंगाना। उद्योगपति रतन टाटा ने हैदराबाद में तेलंगाना सरकार के हालिया टी हब के उद्घाटन की सराहना की। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव को हैदराबाद में नई टी हब सुविधा के लिए टाटा सन्स के मानद चेयरमैन से बधाई मिली, जिससे भारतीय स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र में काफी सुधार होगा। तेलंगाना सरकार ने हैदराबाद में दुनिया का सबसे बड़ा नवाचार परिसर खोला और घोषणा की कि जल्द ही शहर
कि जो है शहर जल्द ही स्टार्टअप कंपनियों में अगले महत्वपूर्ण नवाचार का उत्पादन करेगा। ठीक है, तो यहाँ से ये ध्यान रखना है अगर पूछा जाए कि हाल ही में किस राज्य में जो है टी हब का उद्घाटन किया गया है, तो तेलंगाना में जो है हैदराबाद में हाल ही में टी हब का उद्घाटन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, दीपक पुनिया ने किर्गिस्तान के बिश्केक में अंडर-23 एशियाई कुश्ती प्रतियोगिता में कौन सा पदक जीता? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, कांस्य पदक। दीपक पुनिया ने किर्गिस्तान के बिश्केक में अंडर-23 एशियाई कुश्ती प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीता। उन्होंने 86 किलोग्राम की फ्री स्टाइल श्रेणी में मस्कत सेतीबाल्डी को हरा दिया है। दीपक पुनिया 2019 विश्व चैंपियनशिप में रजत पदक विजेता रहे थे। अंडर-23 प्रतियोगिता के शुरुआती 2 राउंड में पुनिया को उज्बेकिस्तान के अजीज बेग फैजुल्लाएव और किर्गिस्तान के नाटिलेक कैरिपबाएव से हार का सामना करना पड़ा। अंडर-23 एशियाई कुश्ती में भारत ने 10 स्वर्ण जीते और इसके साथ ही जो है 25 पदक जीते हैं 10 स्वर्ण के साथ। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे कि किर्गिस्तान के बिश्केक में जो अंडर-23 एशियाई कुश्ती प्रतियोगिता थी, इसमें जो दीपक पुनिया हैं इन्होंने कौन सा पदक जीता? तो ध्यान रखेंगे कांस्य पदक इन्होंने जीता है और 86 किलोग्राम भार वर्ग में। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 जून को जो है राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। भारत में हर साल 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य क्या होता है? तो रोजमर्रा के जीवन के साथ साथ योजना एवं विकास प्रक्रिया में सांख्यिकी के मूल्य के बारे में जन जागरूकता बढ़ाना इसका उद्देश्य होता है। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस प्रसिद्ध सांख्यिकीविद प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महालनोबिस के आर्थिक नियोजन और सांख्यिकी में उनके योगदान के सम्मान में मनाया जाता है। इसके अतिरिक्त भारतीय सांख्यिकी संस्थान के संस्थापक प्रोफेसर पीसी महालनोबिस का जन्मदिन 29 जून को है। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 2022 की थीम क्या रही? तो ध्यान रखेंगे डाटा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये थीम रही राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस की। तो ध्यान रखेंगे हर साल 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है और इस दिन यानी 29 जून को किसका जन्मदिन है? तो ध्यान रखेंगे प्रोफेसर पीसी महालनोबिस का जन्मदिन होता है 29 जून को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा चंद्रमा पर कैपस्टोन मिशन लॉन्च किया गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, नासा के द्वारा। नासा के शोधकर्ताओं ने न्यूजीलैंड से कैपस्टोन अंतरिक्ष यान को चंद्रमा पर सफलतापूर्वक लॉन्च किया। प्रक्षेपण रॉकेट लैब के इलेक्ट्रॉन रॉकेट पर हुआ। मिशन कैपस्टोन का पूर्ण रूप क्या है, यानी इसका फुल फॉर्म क्या है? तो सिस्लुनर ऑटोनोमस पोजिशनिंग सिस्टम टेक्नोलॉजी ऑपरेशंस एंड नेविगेशन एक्सपेरिमेंट, ये इसका फुल फॉर्म है कैपस्टोन का। ठीक, ध्यान रखेंगे केवल $30 मिलियन की कीमत के साथ नासा को उम्मीद है कि मिशन यह सत्यापित करेगा कि चंद्र गेटवे अंतरिक्ष स्टेशन के लिए एक विशिष्ट प्रकार की चंद्रमा कक्षा उपयुक्त है, जिसे इस दशक के अंत में लॉन्च करना एजेंसी का लक्ष्य है। तो यहाँ से आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि हाल ही में जो कैपस्टोन अंतरिक्ष यान है, जो ये मिशन है कैपस्टोन, इसे जो है किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो नासा के शोधकर्ताओं ने जो है इसे लॉन्च किया है। दोस्तों नासा की अगर बात करें तो नासा जो है ये अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है और इसकी जो स्थापना है वो हुई है 1 अक्टूबर 1958 को। ध्यान रखेंगे, और नासा का जो हेडक्वार्टर है वो है वॉशिंगटन डीसी, संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो दोस्तों ये थे 1 जुलाई से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए। अब हम देखते हैं कल के वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। तो ये रहा कल का क्वेश्चन, हाल ही में टाटा पावर ने किस राज्य में पानी में तैरती हुई भारत की सबसे बड़ी सोलर परियोजना शुरू की है? इसका जो करेक्ट आंसर था वो ऑप्शन नंबर डी था, केरल, और लगभग सभी स्टूडेंट्स ने इसके सही जवाब किए। और मैं आपसे हर रोज कहता हूं कि जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो सभी लोग क्वेश्चन का आंसर जरूर किया करो। तो ये है आज का क्वेश्चन, मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का खिताब किसने जीता? इसका जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और दोस्तों सभी लोग क्वेश्चन का आंसर जरूर किया करो। तो दोस्तों अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।